तो हमने बेटा एक चीज पढ़ी थी कि मसल्स की जो एनाटॉमिकल यूनिट होती है, बेसिकली जो मसल का सेल होता है वो होता है मसल फाइबर, और मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं सार्कोलेमा। उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर हाउस होता है कैल्शियम के लिए, उसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उस सार्कोप्लाज्म में, उस साइटोप्लाज्म में पैरेलली अरेंज कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफाइब्रिल्स, जो कि डार्क और मतलब जो कि स्ट्राइएटेड दिखते हैं जब आप उन्हें माइक्रोस्कोप में देखो। और वो कैसे क्यों दिखते हैं ऐसे, यही तो हमने कल पढ़ा था कि उनमें जो प्रोटीन्स की अरेंजमेंट होती है एक्टिन मायोसिन की, वो कुछ इस प्रकार से होती है बच्चों की हमें अंडर द माइक्रोस्कोप इट अपीयर्स स्ट्राइएटेड अपीयरेंस होती है इसकी। ठीक है, तो हम जब मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स का स्ट्रक्चर देखते हैं उससे पहले हमने सार्कोमियर के बारे में पढ़ा। जैसे ये हो गई बेटा हमारी क्या, मसल के अंदर कुछ इलास्टिक फाइबर्स होती है जिन्हें बोला जाता है जेड लाइंस। हमें दो जेड लाइन के बीच के सारी चीजों को पढ़ना था, बिकॉज दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को बोला जाता है सार्कोमियर, और यही सार्कोमियर जो होता है फंक्शनल यूनिट होता है कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है बच्चों, और हमने ये भी कहा था बेटा इसको अच्छे से रिवाइज करो, कल हमने ये पढ़ा था, आज इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करो, है ना। तो हमने ये बोला कि यार ये हमारे थिन फिलामेंट से समझो और यहाँ हमारे बेटा थिक फिलामेंट से समझो। तो हमने कहा था कि आपके मसल के अंदर सार्कोमियर के अंदर द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, कुछ ऐसा पोर्शन होता है जिसमें सिर्फ थिन फिलामेंट आपको नजर आ रहा है, इसे बोला जाता है आई या आइसोट्रोपिक बैंड, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमें दिखता है लाइट अंडर माइक्रोस्कोप, हल्का दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर, इसीलिए इसे आई बैंड भी बोलते हैं। आधा आई इधर होता है बेटा, ये वाला हिस्सा भी हमें लाइट दिखता है तो ये भी आई होता है, बट हाफ ऑफ आई बोलते हैं, हाफ ऑफ आई बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा हिस्सा यहां से लेके यहां तक हमें लाइट रंग का नजर आता है, हल्का दिखता है माइक्रोस्कोप में, इसीलिए इसे आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं या लाइट बैंड बोलते हैं। जब आप ये वाला हिस्सा देखते हो, क्योंकि थिन फिलामेंट का कुछ पार्ट थिक के ऊपर ओवरलैप कर रहा होता है, इसे बोला जाता है ओवरलैपिंग जोन, और ऐसा पोर्शन जहां सिर्फ और सिर्फ आपको बेटा थिक पार्ट नजर आए इसे बोला जाता है हेंसन जोन, एच जोन या हेंसन जोन। और जहां जहां आपको पूरा थिक नजर आएगा ना बेटा, पूरा थिक नहीं मतलब ऐसा कोई भी एरिया चाहे ओवरलैपिंग हो चाहे एच जोन हो, जहां थिक फिलामेंट नजर आते हैं वो पूरा माइक्रोस्कोप में डार्क दिखता है, O प्लस H प्लस O, ये पूरा एरिया हमें डार्क दिखता है अंडर माइक्रोस्कोप, हमें डार्क दिखता है अंडर माइक्रोस्कोप। तो लाइट डार्क इस तरीके के ऑल्टरनेट पैटर्न्स आपको मायोफाइब्रिल्स के दिखते हैं बच्चों। यस, और जिस कारण से बेटा यू से दैट योर मसल्स आर स्ट्राइएटेड इन अपीयरेंस, ए बैंड इज द डार्क बैंड। ठीक है, नहीं 18 पे नहीं चल सकता है, आप टेम्परेचर को या तो 22 पे चलाओ या तो 23 पे चलाओ, मैं ऐसे क्लास नहीं ले पाऊंगी, 18 पे नहीं चल सकता है एसी। तो क्या बोला बेटा मैंने आपको, एक तो बेटा हर दिन मेरे को एसी के लिए बहुत फाइट करना पड़ता है, मेरा फाइट करना पड़ता है, ऐसे वाला फाइट नहीं करना पड़ता है बेटा। ठीक है ना, अब सारे बच्चे अब एसी पे आ जाएंगे, अरे 18 पे चलेगा 23 पे चलेगा, भाई यहाँ ना शिमला बना देते हैं लोग। ठीक है, क्लास में फोकस करने से ज्यादा मेरा दिमाग एसी पे, मेरे सर के ऊपर दोनों एसी चल रहे होते हैं, क्या बताऊं बेटा, दुख दर्द और समस्या तुमसे ज्यादा मुझे है बेटा। बट वापस आओ, यहाँ वापस आओ इधर, ठीक है ना। हाँ, तो क्या बोला बेटा मैंने बोला इस तरीके के ऑल्टरनेट पैटर्न दिखते हैं, लाइट डार्क लाइट, जिसकी वजह से स्ट्राइएटेड अपीयरेंस हमें दिखती है। ठीक है ना, ये देखो। हाँ, अभी फिर बेटा ये आपके मसल फाइबर के बारे में आपने डिस्कस किया, लेकिन जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, आप ऐसे इमेजिन करो इस रिमोट को, ये क्या है बेटा, ये रिमोट है हमारा क्या, थिक फिलामेंट, और इसे समझो ये क्या है हमारा थिन मायोफिलामेंट। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो थिक फिलामेंट अपनी पोजीशन से नहीं हिलता, थिन फिलामेंट हमेशा स्लाइड करता है। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को बेटा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो है बेटा
बेटा, ये थिन फिलामेंट जो है ये अंदर की तरफ स्लाइड करता है जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। थिन फिलामेंट जो है वो इस जेड लाइन से अटैच्ड है। ये जो थिन फिलामेंट है बच्चों, ये जो थिन फिलामेंट्स है बच्चों, ये किससे अटैच्ड है? ये थिन फिलामेंट जेड लाइन से अटैच होती है। अगर ये अंदर की तरफ मूव करेगी तो आपकी जेड लाइन भी अंदर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि जेड लाइन से थिन फिलामेंट्स अटैच्ड होती है। और जब ये अंदर की तरफ मूव करती है बच्चों, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं हमें ये देखना है। देखो, थिक फिलामेंट रहा बहुत ही ज्यादा ढीठ, ये अपने स्थान से बिल्कुल भी मूव नहीं करता, ये अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी मूव नहीं करता। सिर्फ जो चीज मूव करती है वो है थिन फिलामेंट। और जब ये अंदर की तरफ मूव करती है तो क्या चेंज आएगा? आपको पहले तो आई बैंड इतना नजर आ रहा था, अब ये अंदर मूव कर गया ना बेटा, तो आई बैंड छोटा हो जाता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओवरलैपिंग एरिया बढ़ रहा है, पर ये एच जोन जो है वो कम हो रहा है। एच जोन जो था वो कौन सा एरिया था? जहां आपको सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल थिक फिलामेंट नजर आए। लेकिन अब आप जब इसे बेटा अंदर मूव कर दोगे तो ये भी ओवरलैपिंग में कन्वर्ट होता जाएगा ना, और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन पर एच जोन गायब भी हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। एच जोन के सेंटर में से बोल लो या ए बैंड के सेंटर में से बोल लो, एक लाइन पास होती है जिसे बोला जाता है एम लाइन, है ना। सो इवन योर थिक फिलामेंट इज हेल्ड एट प्लेस, उसकी पोजीशन भी अपनी जगह पे मेंटेन्ड है, क्योंकि उसके सेंटर में एक बेटा आपकी एक फाइब्रस मेम्ब्रेन है, जिसे आपने थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन, जिसे आपने एम लाइन बोला, है ना। तो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन क्योंकि ये जेड जेड पास आ रही है, तो सार्कोमियर की लेंथ जो होती है वो छोटी हो जाती है, आई बैंड छोटी हो जाती है, ए बैंड रिमेन सेम। ए बैंड की लेंथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, ये होता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहां तक बेटा किसी को कोई दुखद समस्या तो नहीं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ? आपको एक बात बताऊं, ये सेम चीज अभी मैं आपको रिलेट भी करवाऊंगी, हालांकि आपको मैंने रिवाइज भी करा दिया, कल भी हमने रिवाइज किया था और पढ़ा भी था, पर आज जब मैं आपको अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन तक हम पहुंच पाए ना, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी तक अगर हम पहुंच पाए, तो मैं आज आपको उससे भी रिलेट कराऊंगी कि कैसे थिक फिलामेंट तो अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहता है, बट थिन जो होता है ना वो स्लाइड करता है। तो आज आप इसको वापस से रिवाइज भी कर पाएंगे। फिर हमने मायोफिलामेंट्स के बेटा स्ट्रक्चर देखे थे, जिसमें हमने थिन मायोफिलामेंट के बारे में चर्चा की थी। थिन मायोफिलामेंट को वैसे एक्टिन फिलामेंट भी बोला जाता है और थिक मायोफिलामेंट को मायोसिन फिलामेंट भी बोला जाता है। लेकिन जो थिन मायोफिलामेंट होती है उसमें तीन प्रोटीन होती है, एक होती है एक्टिन, एक होती है ट्रोपोनिन, एक होती है ट्रोपोमायोसिन। ये तीनों मिलके थिन मायोफिलामेंट को बनाते हैं। हालांकि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं करवा रहे लेकिन रेगुलेशन जरूर करते हैं कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है तो एक्टिन की एक्टिव साइट्स एक्सपोज होनी चाहिए, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है तो एक्टिन की एक्टिव साइट्स को ढक देना है। तो हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था बच्चों, एक्टिन के बारे में पढ़ा था, एक जी एक्टिन होता है और जब ये पॉलीमराइज करता है मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में तो इस तरीके का फिलामेंटस एक्टिन बन जाता है जो हेलिकली रैप्ड होता है, हेलिकली रैप्ड होता है। और ये ऐसे आपको दो फिलामेंटस एक्टिन दिखे ना, फिलामेंट जैसा दिख रहा है, तो ये है फिलामेंटस एक्टिन। दो फिलामेंटस एक्टिन आपको दिखे थे, एक्टिन है तो एक्टिन के ऊपर मायोसिन की बाइंडिंग साइट्स होगी, तो हमने इस तरीके से इसके ऊपर मायोसिन की बाइंडिंग साइट दिखाई थी, इसके ऊपर की जो एक्टिव साइट्स थी। सब में नहीं बनाया था बट ऐसे बनाया था। फिर आपको दो फिलामेंटस इसी तरीके से अलोंग द लेंथ ऑफ एफ एक्टिन, पूरे फिलामेंटस एक्टिन की लेंथ पर रन करते हुए आपको दो ट्रोपोमायोसिन मिलेंगे, ये भी प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन मिलेंगे। और ट्रोपोमायोसिन को जगह जगह से बेटा फिक्स करके रखने के लिए, उसको उसकी पकड़ बनाए रखने के लिए आपको एक ऐसा ट्राइमेरिक प्रोटीन दिखता है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, इसे बोला जाता है ट्रोपोनिन। इसे क्या बोला जाता है बेटा? ट्रोपोनिन। इसकी तीन सब यूनिट्स होती हैं, दिस इज अ ट्राइमेरिक प्रोटीन। एक सब यूनिट इसकी कहलाती है टीपीटी, एक सब यूनिट कहलाती है टीपीआई, एक सब यूनिट कहलाती है टीपीसी। तो ट्रोपोनिन का वो पार्ट जो ट्रोपोमायोसिन को पकड़े हुए रखा है, इस धागे को लपेटने में और उसकी पोजीशन को फिक्स करने में हेल्प करता है, वो ट्रोपोनिन का हिस्सा कहलाता है बेटा
टीपीटी, ट्रोपोनिन का टी पार्ट है, मतलब वो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ है ना बेटा, सिंपल, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। और टीपीआई आप बोल रहे हो तो इनहिबिटरी ट्रोपोनिन बोल रहे हो। इनहिबिटरी ट्रोपोनिन का क्या मतलब होता है बेटा? इनहिबिटरी ट्रोपोनिन का मतलब है ट्रोपोनिन एक्चुअल में मेजर प्रोटीन होता है जो एक्टिन के एक्टिव साइट्स पर बैठा हुआ होता है, चढ़ के बैठा होता है, ताकि भाई उसकी एक्टिव साइट्स नॉर्मल सिचुएशन में जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है तो वो कवर्ड रहे, उसके ऊपर बैठा हुआ है। एक्चुअल में ट्रोपोनिन मास्क करता है। ट्रोपोनिन का आई वाला जो सब यूनिट है इनहिबिटरी वाला, वो एक्चुअल में इनहिबिट करता है बेटा, एक्टिव साइट्स के ऊपर बैठा हुआ है। और ट्रोपोनिन का सी हिस्सा जो होता है कैल्शियम से बाइंड करता है। आज आप पढ़ेंगे भी मसल कॉन्ट्रैक्शन में, जब इंफॉर्मेशन आती है ना बेटा न्यूरॉन से, क्योंकि न्यूरॉन के बिना तो बेटा एक पत्ता भी नहीं हिल सकता बॉडी में। भाई आप जितनी भी एक्टिविटीज कर रही हो, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज, न्यूरल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, मिलके कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, तभी तो लास्ट में वो चैप्टर पढ़ते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये दोनों मेजर कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो भाई ये जो मैं मूवमेंट कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, आप समझ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, न्यूरॉन्स की इंफॉर्मेशन होती है। तो आप देखेंगे जब न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उस वक्त में कैल्शियम आयंस इंक्रीज होती है, और वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बेटा स्टोर करके बैठा होता है ना कैल्शियम को, वहीं से बेटा आपकी कैल्शियम आयन रिलीज होती है। और जैसे ही कैल्शियम आयन अवेलेबल होता है, वो जाके ट्रोपोनिन के सी कंपोनेंट से बैठ जाता है। और पता है ये पूरा ट्रोपोनिन, आप ऐसे समझो कि ट्रोपोनिन की स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो गई। जैसे ही उसके साथ कैल्शियम बाइंड किया तो एकदम से उसके बेटा स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन में, मतलब उसमें ऐसा बदलाव हुआ कि उसको सिग्नल मिला कि भाई अब तुम जो है ना, तुम वहां से खिसक लो। तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के साथ भी तो जुड़ा हुआ है ना बेटा, टीपीटी की मदद से। तो जैसे ट्रोपोनिन के सी कंपोनेंट से कैल्शियम जुड़ता है, पूरा ट्रोपोनिन और ट्रोपोनिन के साथ में ट्रोपोमायोसिन एक्टिव साइट से हट जाते हैं। एक्टिव साइट से हटके ऐसे अलग नहीं चले गए, वही हैं, बस खिसक जाते हैं। और इससे तुम्हारी एक्टिन की एक्टिव साइट्स एक्सपोज हो जाती है, जिससे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट अब कर पाएंगे। डन डन डन। धन्यवाद बच्चों, एक बारी थम्स अप दे दीजिए। हमारा समाप्ति एक्सप्रेस हो चुका है खत्म, हमने कर लिया है क्विक रिवीजन, और अब हम शुरू कर